हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉन्ग क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम किस नंबर 1 चैनल सॉन्ग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार छात्रों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। आप पूछोगे क्यों नहीं? क्योंकि आज आपको पूरे 20 नंबर एमसीक्यू जो पूछे जाएंगे सारा का सारा मैं लेकर आया हूं, चाहे वो इतिहास से हो, चाहे भूगोल से, चाहे नागरिक शास्त्र या हो अर्थशास्त्र। तो करिए सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। पूरे 50 क्वेश्चन और जो दिला देंगे आपको पूरे पक्के 20 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? वह समय क्या था? 1815 था, 1830 था, 1848 था कि 1871? किस समय फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई? प्रश्न यहीं पर आके अटका है बच्चा, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। वह समय था 1815 ईस्वी। मेरे प्यारे बच्चों, वह समय था 1815 ईस्वी, ठीक है। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में हार हो जाती है। 4 देशों ने मिलकर रूस या किसको हराया था? नेपोलियन बोनापार्ट को। कौन कौन से वो देश थे? रसिया था, प्रसा था, ब्रिटेन था और ऑस्ट्रिया। ये 4 देश मिलकर एक व्यक्ति को हराने में सफलता हासिल की थी। प्रश्न है यहां पर, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1688 में या 1789 में, 1914 में या 1939 में? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल एकदम सही जवाब होने जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। अब है यहां पर कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से या इटली से या वह फ्रांस देश था या वह देश था इंग्लैंड? नेपोलियन कहां का रहने वाला था? तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा छूटा होगा जो इसको नहीं पता होगा कि नेपोलियन कहां का था। तो नेपोलियन है फ्रांस देश का था, तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया? या फ्रांस में नेपोलियन संहिता, आपको मालूम होना चाहिए कि नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता एक ही चीज है, सिविल कोड, ठीक है। कब लागू किया गया? 1804 में, 1815, 1829, 1841। तो जिस साल नेपोलियन लुई 16वां को हटाकर, ठीक है, फ्रांस का राजा बना, ठीक है, वह समय था 1804। उसी साल इसने नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता, एक समान कानून लागू किया था फ्रांस की जनता पर, ठीक है। तो 1804 ईस्वी वह समय था। अगला है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ? एक चीज यहां पूछता है कि किस महाद्वीप में हुआ? यहां पूछा राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ? वह इंग्लैंड था कि फ्रांस था कि अमेरिका था कि रूस था? तो सबसे पहले जो राष्ट्रवाद का, तो यूरोपीय महाद्वीप के देश फ्रांस में 1789 ईस्वी में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के साथ आगाज हुआ था राष्ट्रवाद का। तो एक चीज समझिए, लेकिन आंसर में जो बता रहा हूं सारे चीजों को समझो। कभी घुमा के भी पूछ दे तो समझ जाना कि एकदम वही पूछेगा जो आपको मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जोलवेराइन का गठन कब किया गया था? आपको मालूम होना चाहिए कि जोलवेराइन बच्चा क्या था?
जॉल्वेराइन क्या था? जॉल्वेराइन एक शुल्क संघ था। क्या था? एक शुल्क संघ था। अब इसे पूछ रहा है इसका गठन कब हुआ? 1837, 1835, 34 या 1838? तो आपको एकदम क्लियर जवाब इसका देना है, जॉल्वेराइन का, ठीक है, कब हुआ था? जॉल्वेराइन का गठन कब किया गया था? ठीक है, बिल्कुल ये सबको पता। उस आपको मैंने एक एक टॉपिक क्लियर करा दिया। 1834 वो था, समय कौन था? 1834 ईस्वी में जॉल्वेराइन का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? वियना संधि कब हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद वियना नामक स्थान पर एक चारों देशों के बीच एक संधि की गई कि जीते हुए प्रदेश कौन से हिस्सा किसके पक्ष में जाएगा और किस तरीके से फ्रांस में, ठीक है, राजतंत्र होगा कि प्रजातंत्र। इन सारी बातों को ठीक के लिए एक संधि हुई जिसको वियना संधि के नाम से जाना गया, वियना सम्मेलन के नाम से जाना गया। तो कहा जाता है किसी भी सम्मेलन को होस्ट करने वाला भी एक होता है। तो मेजबानी किसने की थी? वो मैटरनिख थे। देखो दो जगह मैटरनिख लिख दिया गया है, चार्ल्स दसम इनमें से कोई नहीं, तो वो मैटरनिख थे बच्चा। कौन थे? ड्यूक मैटरनिख, जो क्या थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ये ड्यूक मैटरनिख जो थे ऑस्ट्रिया एक अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है। तो ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। कौन? ड्यूक मैटरनिख इनका पूरा नाम था। तो यहां पर मैटरनिख आया है, तो ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे जिन्होंने वियना संधि की मेजबानी की थी। ओके, अगला है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो कौन सा, किस वंश को हटाया गया था? हैप्सबर्ग आलिया वंश, ठीक है, जारशाही, तो वह था बुर्बो वंश। कौन सा? बुर्बो। लुई 16वां का जो वंश था उसको फिर से बहाल किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद, ठीक है। तो हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर क्या होगा जाएगा? सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? यूरोप में सबसे पहला विद्रोह कब हुआ? वह मई 1830 था या मई 1839 था या जुलाई 1830 था या जुलाई 1829 था? इसका जवाब दीजिए। यूरोप में सबसे पहला विद्रोह कब हुआ था? प्रश्न यहां पर आ गया है, ठीक है। तो आपको मालूम है मई से तो जुलाई क्रांति के नाम से उसे जाना गया था। वो है आपका जुलाई 1830, जुलाई 1830, ठीक है बच्चा। ये तो एकदम क्लियर है। देखो ये 50 क्वेश्चन आपके पूरे 20 नंबर वाले हैं, 20 नंबर पक्का हो जाएगा। आगे की बताने से पहले बताना चाहेंगे जो भी छात्र अगर चाहते हैं अपने आप को, ठीक है, 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा परसेंटेज, एक टॉप लिस्ट में आना, 95 प्लस का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो उन्हें जुड़ना होगा शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच के साथ। अब ये टॉप 100 बैच मिलेगा कैसे मेरे प्यारे बच्चों? तो कोई ज्यादा नहीं, मात्र 1499 रुपए, जो कि पूरे 1 साल की फीस है। और इतने में ही आप सभी पूरे विषय पढ़ोगे, आप अपने 6 विषय पढ़ोगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आप टॉप 100 बैच से जुड़ते हो तो तैयारी क्या कैसे होगी? डेली लाइव क्लास मिलेगा आपको, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, लास्ट ईयर के जितने पेपर हुए हैं सभी के सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। संडे टेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इसके लिए देर नहीं करना है, आज के आज अभी के अभी डाउनलोड करें शुभम क्लासेस एप्लीकेशन या इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो देर किस बात की, समय कम है और कम समय में आप सोचोगे अच्छा करना, तो अब ये आप कैसे कर सकते हो? पूरे 8 महीने हैं, समय कम मत समझना। इसमें तो आप 95 प्लस, क्या हमें आप में से तो यूपी टॉपर भी दिख रहे हैं। तो आपको इसके लिए तैयारी एक अच्छी चाहिए, तो तैयारी आपको शुभम क्लासेस ही देगा अच्छी तैयारी। तो आ जाइए आप
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा कि यूरोप में, यहां पर आ गए हम लोग, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? 1820 ईस्वी, 1840, 1830 या 1850? तो यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? वो समय था 1830। या नोट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1830 ईस्वी में इकोनॉमिक हार्डशिप यूरोप में आया था, आर्थिक महामंदी के नाम से इसे जाना गया। अगला प्रश्न है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले थे, ठीक है। तो किस देश से था? जर्मनी से, ठीक है। अगला है संसाधन का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? कोई भी संसाधन, कोई भी रिसोर्सेज कैसे डेवलप किया जाता है? उनकी संभाव्यता पर, बी कह रहा है उनकी प्रौद्योगिकी पर, सी में कह रहा है कि दोनों, इनमें से कोई नहीं, और ब दोनों, ठीक है। प्रश्न अगला है, भूमि एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, सौर ऊर्जा से निर्मित है, या इनमें से कोई नहीं? तो भूमि क्या है? भूमि एक नेचुरल गिफ्ट है, प्राकृतिक उपहार है, ठीक है। तो भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक संसाधन है, जो जैव नहीं है? चट्टाने, पौधे, पशु, मछलियां। तो तीन चीज तो अपने आप, पशु, मछलियां, पौधे आपको जैवी दिख गए। बात हो रही है कि अजैवीय कौन नहीं है, तो अजैवी में आ जाएगा हमारा चट्टाने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य है, मानवकृत है, अजैव है, अचक्रीय है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? यह पुनः पूर्ति योग्य है, ठीक है, कि अजैव है, कि मानवकृत है, कि अचक्रीय? जवाब दीजिए फटाफट। ज्वारीय ऊर्जा की यहां पर बात हो, चलिए बच्चा। तो ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वार हमेशा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक बार तो इन्हें पुनः पूर्ति योग्य हम कह सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ठीक है। अगले पर आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? जैविक संसाधन बात किया है, तो चट्टान जैविक है नहीं, लौह अयस्क जैविक है नहीं, सोना जैविक है नहीं, बचा क्या? पशु। और पशु एक जैव है, तो जैविक संसाधन में क्या आ जाएगा? पशु। तो जब कोई भी प्रश्न हमें कंफ्यूज करता है तो हम उसमें देखते हैं कि कौन नहीं हो सकता, और उसके बाद देखो सही आंसर अपने आप निकल के बाहर आ जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल ऊर्जा की वन? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो पवन ऊर्जा भी है, जल ऊर्जा भी है, वन भी। जीवाश्म ईंधन क्या है? ठीक है, वो नवीकरण योग्य संसाधन नहीं, फिर से हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला है कि हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो कौन सा कितना है? 33% है। वनों का वांछित क्षेत्र कितना हमारे देश में? 33%। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है कि संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं और उनका उपयोग होता है वो कहलाते हैं।
ठीक है, एक क्षेत्र में पाए जाते तो उनका उपयोग नहीं होता है। नवीकरणीय, जैविक या चक्रित संभाव्य संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। और ऐसे किस राज्य में अति पशुचारण भूमि यानी अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार हैं? झारखंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, केरल और तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा। तो वो है हमारा पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। ये अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो भूमि प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, तो नहीं है पूछा है, तो हमारा भूमि, जल, खनिज सब प्राकृतिक है। भवन हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं, ये मानव निर्मित है। ये भवन पहले से थोड़े घर बना हुआ था, पहले से घर बना हुआ था, सब लोग रहने नहीं लगते, ठीक है, ध्यान दो। अब ये हो गया हमारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका, ठीक है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय मतलब जिन्हें पुनः यूज में लाया जा सकता है। खनिज तेल बिल्कुल नहीं, गैस बिल्कुल नहीं, तो वो ज्वारी ऊर्जा ही बचा जो नवीकरणीय संसाधन है। अगला है, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? विकास का महत्वपूर्ण घटक हम किसको कह सकते हैं? अगर विकास होता है तो महत्वपूर्ण घटक क्या हो सकता है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर हमारी इनकम ही हमेशा देखी जाती है, डेवलपमेंट अगर किसी का देखना है तो उस व्यक्ति की इनकम देखो, ठीक है, तो आय हमारा क्या है? महत्वपूर्ण घटक है विकास का। तो विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? बात हो रही है विश्व विकास रिपोर्ट जो है, विश्व विकास रिपोर्ट जो है विश्व बैंक प्रकाशित करता है। कौन? विश्व बैंक प्रकाशित करता है विश्व विकास रिपोर्ट जो है, विश्व बैंक। अगर ये पूछता मानव विकास रिपोर्ट तो यूएनडीपी आ जाता, लेकिन विश्व विकास रिपोर्ट की बात किया है तो हम विश्व बैंक के पास जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये याद रखना होगा आपको। वह कौन सा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है? पूरे हमारे भारत के राज्यों में बात करें, हरियाणा, बिहार, मेघालय, राजस्थान। बिहार का सबसे कम में आप आंकोगे तो वह राज्य है हरियाणा, जिसकी प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी ज्यादा है। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा रहा? तो वो हमारा कौन सा था? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? तो आपने देखा कि उसमें कौन था? श्रीलंका था। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या सभी? एकदम जायज सी बात है। अगर किसी देश का सही विकास का आकलन करना है तो वहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय का हिसाब, लोगों का हेल्थ और साक्षरता दर अगर अच्छा है तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, तो हम ये सभी वाला हम चुनाव करेंगे, ठीक है। इन तीनों के आधार पर हम विकास को निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कह रहा है कि मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। मान लीजिए कि एक देश में क्या है? 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है, और अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 5,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? आप बताइए। 7500 होगी, 3,000 होगी, 2,000 होगी कि 6,000 होगी? आप पे छोड़ते हैं। अब ये आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे, निकाल कर बताओगे कि चौथे परिवार की आय कितनी होगी। अगला है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य तात्पर्य क्या है? आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता, महंगाई को कम करना, लोगों की आर्थिक सहायता करना, खाद्य उपलब्धता।
आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता, यही इसका मेन उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, मानव विकास के निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति, मानव विकास का मानक, विकास की स्थिति, मानव का संपूर्ण विकास की राष्ट्रीय विकास। मानव विकास का मानक कौन सा? अगर हम मनुष्यों का विकास अगर हमें देखना है तो उसके लिए क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य हमारा सही है तो ही सारा विकास हमारा होगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, विकास चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया था। सतत विकास निम्नलिखित में से किस बात पर बल देता है? आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर, आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण दोहन पर, पर्यावरण संरक्षण मानव विकास। तो आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर, तो हमारा ये सही हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो वह स्थान हमारा था कौन सा? 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा देश है? तो उत्तरी, तो बेल्जियम की जब नक्शे मैंने क्लियर किया था तो वो पश्चिमी यूरोप का हिस्सा है। कौन? बेल्जियम। अगला है कि बेल्जियम क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पे भारत के किस राज्य से छोटा है? तो बहुत सही आपको मैंने समझाया था। अब जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है उस राज्य से बेल्जियम छोटा है। हमारे हरियाणा से भी क्षेत्रफल में और जनसंख्या में भी छोटा है बेल्जियम। सोच लीजिए, हमारे एक राज्य से छोटा एक देश है और हरियाणा खुद अपने आप में छोटा है। बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? 20%, 40%, 80%, 70%? कितनी प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? ये हमें जवाब चाहिए। ठीक है, बेल्जियम में कितने? तो आ जाएगा आपका 80%। ठीक है, सिंघली सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है और यह किस साल आजाद हुआ? हमने आपको क्लियर किया श्रीलंका की आजादी हमारे आजादी के ठीक 1 साल बाद है, तो वर्ष 1948 इसका मतलब है। तो ऑप्शन में जहां वर्ष 1948 दिख रहा है तो हमारा बी में दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है प्रश्न यहां पर, श्रीलंका में तमिलों को कितने उप समूह निवास करते हैं? तो वहां 2 उप समूह हैं तमिलों के, भारतीय तमिल और श्रीलंकाई तमिल। ठीक है, तो 2 उप समूह निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 में कानून पारित करके श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया के बाद जब 1956 की आती है तो सबको वो दौर याद आ जाता है कि अरे वो तो सिंघली भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, किस साल लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लिटे नामक संगठन ने तमिलों के अधिकार के लिए संघर्ष शुरू किया जो गृह युद्ध में बदल गया? वह समय 1980 था, 1985, 1970 या 1982? लिट्टे नामक संगठन ने ये तमिलों के अधिकार के लिए लड़ाई किस साल ली थी? प्रश्न यहीं पर उठता है आपका। तो वह था समय वर्ष 1980। ठीक है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में कितने तर्क देते हैं लोग? 3 तर्क, 5 तर्क, 2 तर्क, 7 तर्क? तो मैंने उस दिन दोनों तर्क को समझाया था, इसका मतलब तर्क कितने थे? 2। तो 2 कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पर आएंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोकतंत्र में क्या होते हैं? संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के लोग स्रोत होते हैं। और लोग स्वशासन में किसके माध्यम से स्वयं शासन करते हैं? संस्थानों के, सार्वजनिक स्थलों के,
कार्यालयों के कि सामाजिक स्थानों के? किसके माध्यम से स्वयं शासन करते हैं? इसका जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, तो आपको यही आएगा कि संस्थानों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए। सत्ता के क्षैतिज वितरण में विभिन्न संस्थानों के बीच सत्ता का क्या बना रहता है? संतुलन, सांस्कृतिक गतिविधि, बंटवारा या शक्तियों का निर्धारण। सबको ये बात याद है कि क्या चीज बना रहता है। स्पष्ट हो गया है कि संतुलन बना रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो संतुलन बना रहता है। ठीक, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? उस सरकार का नाम है हमारा सामुदायिक सरकार, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को कितने भागों में बांटा गया? 4, 2, तो आपका 3 भागों में बांटा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? बोलोनिया, ब्रुसेल्ला, वान। तो ये ब्रुसेल्स है बच्चा, ब्रुसेल्ला नहीं, ब्रुसेल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ब्रुसेल्स। ज्यादातर सिंहली भाषी के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो सिंहली भाषा श्रीलंका में सबसे ज्यादा है बोलने वाले, और किस धर्म को मानते हैं? तो वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म उनका, ठीक है, राष्ट्रीय धर्म है। अगला है, बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? बेल्जियम में फ्रेंच नहीं बोला जाता, बिल्कुल बोला जाता है। डच, डेनिश, जर्मन, तो डेनिश नहीं बोला जाता। 5% जर्मन लोग भी हैं वहां पे। अब कह रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ठीक है, असीमित राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र था, प्रजातंत्र था कि गणतंत्र था? तो असीमित राजतंत्र तो था ही नहीं फ्रांस, ये सबको पता है। असीमित, क्योंकि सीमित में तो था ही नहीं, बहुत ज्यादा फैला हुआ था, बहुत ज्यादा विस्तृत था। ठीक है, तो असीमित राजतंत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, बॉक्साइट है कि पौन है? संभावी संसाधन की आपसे बात कर रहा है, कौन एक संभाव्य संसाधन है? ठीक है, तो जब बात आएगी संभावी की, तो जाहिर सी बात है कि हम आ जाएंगे किसके पास? पौन ऊर्जा के साथ आएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? नवीकरणीय तो है ही नहीं, क्योंकि पुनः पूर्ति योग्य नहीं किया जा सकता। जैविक है नहीं, प्रवाह किस में आएगा? और नवीकरणीय में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। अब है कि जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? संसाधनों का उपयोग किया जाए, भविष्य के लिए संसाधनों की बचत की जाए, संसाधनों का शोषण किया जाए, संसाधनों का समान वितरण किया जाए। तो भविष्य की योजनाओं के लिए क्या होना चाहिए, यही आपसे प्रश्न पूछा है। तो जो भी संसाधन है उन्हें हम बराबर मात्रा में प्रयोग करें, तो संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये आपके पूरे टॉप 50 क्वेश्चन जो 20 नंबर के हैं, और ये आपके 20 नंबर मिलके रहेंगे। तो कैसा लगा है आज का ये शानदार क्लास? अगर चाहते हो ऐसे ही शानदार और फिक्स करने वाले नंबर आपको मिले, तो वे केवल आपको कहां मिल सकता है? शुभम क्लासेस एप्लीकेशन पे, जहां जुड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां मात्र 1499 रुपए पे करना है, जो कि पूरे 1 साल की फीस है। इतने में ही आपको 6 विषयों की एक कंप्लीट तैयारी और 95 प्लस ला के रहोगे। ये भरमार यूं ही नहीं है, ये टॉप 100 बैच के ही जुड़े बच्चे थे। तो आप भी इस बैच से जुड़कर डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन के साथ संडे टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो देर किस बात की? तुरंत जुड़े और जल्द जुड़े। तो डाउनलोड करें शुभम क्लासेस एप्लीकेशन या इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और एक बेहतरीन क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी अभी शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले सब्सक्राइब कर लें।
और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मैं पीयूष आर्य लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।